कहानी की शुरुआत होती है और हम डैनी को देखते हैं। डैनी पूरी तरह अकेली उस सुनसान टापू पर फंस चुकी थी और शुरुआत में उसे लग रहा था कि बस थोड़ा वक्त और फिर कहीं से रेस्क्यू टीम आ जाएगी। लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास होने लगा कि इस जगह पर कुछ ठीक नहीं है। सबसे डराने वाली बात यह थी कि जिस साथी को उसने अपने हाथों से दफनाया था, उसका शव अगली सुबह बिना किसी निशान के गायब हो चुका था। रात होते ही समुद्र की तरफ से अजीब और डरावनी दहाड़ें सुनाई देती, जैसे कोई अनजान जीव अंधेरे में घूम रहा हो और मौका मिलने का इंतजार कर रहा हो। डैनी अब समझ चुकी थी कि ये सिर्फ उसका वहम नहीं हो सकता, इसलिए उसने सच जानने का फैसला किया। वो कुछ छोटी मछलियां पकड़कर उन्हें बुरी तरह कुचल देती है और उनका खून सीधे समुद्र में बहा देती है ताकि कोई शिकारी उस गंध से खींचा चला आए। इसके बाद वो हाथ में नुकीली लकड़ी लेकर पानी में बिल्कुल शांत खड़ी रहती है, जैसे खुद को ही चारा बना दिया हो। कुछ देर बाद समंदर के अंदर हलचल शुरू होती है और खून की गंध सच में एक बड़ी शार्क को अपनी तरफ खींच लाती है। डैनी सही मौके का इंतजार करती है और फिर पूरी ताकत से वार कर देती है। काफी संघर्ष के बाद वो उस शार्क को किनारे तक घसीट लाती है। पहली नजर में लगता है कि अब उसे कई दिनों का खाना मिल गया, लेकिन असली वजह कुछ और थी। शार्क पकड़ने के तुरंत बाद डैनी उसे रस्सियों से बांधकर पेड़ की मोटी शाखा पर टांग देती है और खुद पहले से खोदे गए गड्ढे में छिपकर रात होने का इंतजार करने लगती है। उसकी नजर लगातार उसी शार्क पर टिकी रहती है क्योंकि वो देखना चाहती थी कि आखिर रात में इस टापू पर आता कौन है। लेकिन बस कुछ सेकंड के लिए उसकी आंख लगती है और जब वो दोबारा ऊपर देखती है तो शार्क पूरी तरह गायब हो चुकी होती है। इतनी भारी चीज बिना आवाज के कैसे गायब हो सकती है, यही बात अब उसके दिमाग में डर की तरह बैठने लगती है। डैनी को याद आता है कि कुछ दिन पहले तक वो अपने साथियों के साथ समुद्र में थी, लेकिन भयानक हादसे के बाद सब लोग बिछड़ गए। जब उसकी आंख खुली तब वो खुद को इसी अनजान टापू पर पड़ा हुआ पाती है। आसपास देखने पर उसे ब्रांड भी जिंदा मिल जाती है, जिसे लहरें बहाकर यहीं ले आई थी। डैनी तुरंत अपनी लाइफ जैकेट उतारती है, उसमें रखा फ्लेयर गन निकालती है और किसी तरह ब्रांड को घसीट कर किनारे तक ले आती है। लेकिन उसकी हालत बहुत खराब थी। शरीर में घुसी तेज मूंगे की नुकीली चट्टानें उसे अंदर तक घायल कर चुकी थी। डैनी मजबूरी में वो टुकड़े खुद निकालती है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करती तो ब्रांड बच ही नहीं पाती। इसके बाद वो बिना समय गंवाए पानी की तलाश में निकल जाती है। किस्मत से टापू पर नारियल के काफी पेड़ थे और वही इस जगह पर मीठे पानी का सबसे बड़ा सहारा बन सकते थे। काफी मेहनत के बाद वो एक नारियल तोड़ती है और जल्दी से वापस लौटती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। ब्रांड दम तोड़ चुकी थी। उस वीरान टापू के बीच अकेले खड़ी डैनी के ऊपर अचानक ऐसा सन्नाटा टूटा है जो इंसान को अंदर से खत्म कर दे। लेकिन उसके पास रुकर रोने का वक्त नहीं था, क्योंकि अब सबसे बड़ा सवाल सिर्फ एक था, जिंदा कैसे बचना है। इसके बाद डैनी पूरे टापू में घूमना शुरू करती है ताकि उसे ऐसा कुछ मिल सके जिससे सर्वाइवल आसान हो जाए। तभी उसे महसूस होता है कि शायद कभी इस जगह पर कोई रह चुका है। जंगल के अंदर उसे एक पुराना छोड़ा हुआ कैंप मिल जाता है। बैग्स की तलाशी लेने पर उसे एंटीबायोटिक्स, माचिस, जरूरी सामान और यहाँ तक कि सॉफ्ट ड्रिंक्स की पूरी क्रेट भी मिल जाती है। इतने दिनों बाद पहली बार उसे लगता है कि शायद वो रेस्क्यू आने तक जिंदा रह सकी है। रात होते ही तेज बारिश शुरू हो जाती है और डैनी पेड़ों के पास बर्तन रखकर बारिश का पानी जमा करने लगती है। अब उसके पास थोड़ा खाना, थोड़ा पानी और कुछ जरूरी सामान था, इसीलिए उसे भरोसा होने लगा था कि हालात धीरे धीरे संभल जाएंगे। लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि असली खतरा अभी उसके आसपास ही घूम रहा है और वो उसे लगातार देख रहा है। अगली सुबह तूफानी बारिश की वजह से ढेर सारी मछलियां किनारे पर आ फंसती हैं। इतनी मुश्किल हालत में ये किसी खजाने से कम नहीं था, इसलिए डैनी बिना देर किए उन्हें इकट्ठा करना शुरू कर देती है। डैनी समुद्र किनारे आगे बढ़ते हुए लगातार मछलियां बटोरती जाती है और थोड़ी ही देर में उसके पास इतना खाना इकट्ठा हो जाता है कि कई दिनों की चिंता कम होती दिखने लगती है। लेकिन शायद यही वो पल था जब उसका ध्यान खतरे से हट गया। तभी किनारे पर उसकी नजर एक ऐसी शार्क पर पड़ती है जिसके पूरे शरीर पर गहरे और डरावने पंजों के निशान बने हुए थे। वो निशान किसी इंसान के नहीं हो सकते थे। डैनी कुछ सेकंड तक उसे घूरती रहती है, क्योंकि अब सवाल सिर्फ इतना नहीं था कि इस टापू पर क्या है, बल्कि ये था कि ऐसा कौन सा जीव है जो शार्क जैसी चीज को भी चीर सकता है। फिर भी वो खुद को संभालती है और पहले खाने का इंतजाम पूरा करती है। मछलियों को साफ करने के बाद वो टापू के अंदरूनी हिस्से की तरफ बढ़ने लगती है। चलते चलते उसे जंगल के बीच एक पुरानी कब्र दिखाई देती है। मिट्टी और पत्थरों से बनी उस जगह को देखकर साफ समझ आ रहा था कि उससे पहले भी कोई यहाँ मर चुका है। उस कब्र को देखते ही डैनी के दिमाग में ब्रांड की लाश घूमने लगती है, क्योंकि वो अब तक बाहर ही पड़ी थी। शायद अकेलापन इंसान को छोटी चीजों पर भी सोचने पर मजबूर कर देता है। डैनी वापस जाती है, जमीन खोदती है और ब्रांड को दफना देती है। किसी तरह वो दिन भी निकल जाता है, लेकिन अगली सुबह हालात पहले से ज्यादा अजीब हो चुके थे। टापू में घूमते वक्त उसे एक विशाल पेड़ के अंदर बना खोखला हिस्सा दिखाई देता है और सबसे डराने वाली बात ये थी कि वो प्राकृतिक नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने जानबूझकर उसे बनाया हो। डैनी बार बार सोचती रहती है कि आखिर कोई इंसान जंगल के बीच ऐसा अजीब ठिकाना क्यों बनाएगा। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, उसे एक और झटका लग जाता है।
कल ही दफनाई गई ब्रांड की कब्र पूरी तरह उखड़ी हुई थी। मिट्टी चारों तरफ फैली हुई थी और अंदर कुछ भी नहीं बचा था। अब डैनी का डर सच में बढ़ने लगा था, क्योंकि ये सब किसी जानवर का काम लग ही नहीं रहा था। उसी रात वो जल्दी जल्दी लकड़ियां और पत्थर जोड़कर अपने बचाव के लिए हथियार तैयार करती है। डर और थकान के बीच किसी तरह उसकी रात गुजरती है। तीसरे दिन सुबह जब वो समुद्र में मछली पकड़ रही होती है, तभी दूर पानी पर कुछ तैरता हुआ दिखाई देता है। ऐसी हालत में समुद्र से बहकर आई हर चीज की कीमत होती है, इसलिए डैनी बिना सोचे तुरंत उसकी तरफ तैर जाती है। काफी मेहनत के बाद वो एक सूटकेस और कुछ डिब्बे किनारे तक ले आती है, लेकिन वापस लौटते समय उसकी नजर समुद्र के नीचे बने एक अजीब गहरे काले गड्ढे पर पड़ती है। वो इतना गहरा था कि नीचे सिर्फ अंधेरा दिखाई दे रहा था। उस पल डैनी को महसूस होने लगता है कि इस टापू का राज सिर्फ जंगल तक सीमित नहीं है, कुछ समुद्र के नीचे भी छिपा हुआ है। कैंप में लौटकर वो बड़ी उम्मीद से सूटकेस खोलती है, लेकिन अंदर सिर्फ कपड़े निकलते हैं। इतनी मेहनत के बाद भी उसे कोई काम की चीज नहीं मिलती। फिर एक और दिन उसी बेचैनी में गुजर जाता है। रात होते ही डैनी आग के पास बैठी रहती है और अचानक उसे ऐसा महसूस होता है जैसे आसपास कुछ बदल गया हो। अगले ही पल आसमान से विमान की आवाज सुनाई देती है। कई दिनों बाद पहली बार उसे लगता है कि शायद वो सच में बच सकी है। घबराहट और उम्मीद के बीच वो तुरंत फ्लेयर गन निकालती है और आसमान की तरफ चला देती है। साथ ही पूरी ताकत से मदद के लिए चिल्लाने लगती है, लेकिन विमान बिना रुके आगे निकल जाता है। डैनी की आंखों के सामने उसकी आखिरी उम्मीद धीरे धीरे दूर जा रही थी। तभी आसमान से नीचे गिरती सिग्नल फ्लेयर की लाल रोशनी समुद्र की सतह पर पड़ती है और उसी पल डैनी कुछ ऐसा देखती है जिससे उसका खून जम जाता है। समुद्र के बीचों बीच एक विशाल काला साया बिल्कुल स्थिर खड़ा था। वो चीज इंसान जैसी भी नहीं लग रही थी और किसी जानवर जैसी भी नहीं। बस उसे देखते ही शरीर सुन्न पड़ जाए, ऐसा डर उसके अंदर उतर जाता है। डैनी एक सेकंड भी बर्बाद नहीं करती और पूरी ताकत से जंगल की तरफ भागने लगती है। पीछे से आती डरावनी दहाड़ें उसके कदम और तेज कर देती हैं। वो भागते भागते बड़े पेड़ों के पीछे छिप जाती है और सांस रोकर अंधेरे में सुनती रहती है। हर आवाज उसे यही महसूस करा रही थी कि वो चीज अब बस कुछ ही दूरी पर है। लेकिन काफी देर तक इंतजार करने के बाद भी वो साया उसके पास नहीं आता। किसी तरह पूरी रात डर में गुजरती है और सुबह होने तक डैनी की हालत ऐसी हो चुकी थी जैसे उसने कई दिनों से चैन की नींद ही ना ली हो। सुबह होने के बाद भी डैनी काफी देर तक जंगल से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं जुटा पाती। रात में जो उसने देखा था वो बार बार उसके दिमाग में घूम रहा था। आखिरकार खुद को संभाल कर वो पुराने सर्वाइवर के छोड़े हुए सामान और तस्वीरों को फिर से खंगालना शुरू करती है। तस्वीरों को ध्यान से देखने पर अचानक उसकी नजर पीछे छिपी दो चमकती आंखों पर जाती है। अब सारी बातें धीरे धीरे समझ आने लगती हैं। मतलब वो चीज इस टापू पर पहले से मौजूद थी और शायद पिछला सर्वाइवर भी उसी का शिकार हुआ था। ये सच पता चलते ही डैनी के अंदर बची हुई उम्मीद भी टूटने लगती है। अब उसे सिर्फ किसी भी तरह इस टापू से निकलना था। वो जल्दी जल्दी सूटकेस और लाइफ जैकेट जोड़कर एक छोटा सा अस्थायी बेड़ा बनाने लगती है। लेकिन जब वो उसे पानी में उतारती है तब पता चलता है कि वो इतना कमजोर है कि उसका वजन तक नहीं संभाल सकता। अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचता। पुराना कैंप पहले ही अनसेफ हो चुका था और समुद्र उसे जाने नहीं दे रहा था। मजबूरी में डैनी उसी अजीब पेड़ वाले खोखले हिस्से में छिपकर रात बिताने का फैसला करती है। लेकिन रात गहराते ही बाहर से भारी कदमों और दहाड़ों की आवाज आने लगती है। ऐसा लग रहा था जैसे वो चीज सीधे उसकी छिपने की जगह तक पहुंच चुकी हो। अगले ही पल पूरा पेड़ जोर जोर से हिलने लगता है। डैनी अंदर बैठी सांस तक रोक लेती है, क्योंकि अगर लकड़ी टूट गई तो उसका बचना नामुमकिन था। किस्मत से पेड़ काफी मजबूत था और वो रात किसी तरह कट जाती है। अगले कुछ दिनों में डैनी उस क्रीचर की आदतें समझने लगती है। उसे एहसास होता है कि दिन के वक्त बाहर निकलना रिलेटिवली सेफ है और असली खतरा सिर्फ रात में सामने आता है। लेकिन अब वो सिर्फ छिपकर जिंदा नहीं रहना चाहती थी। उसे जानना था कि आखिर वो चीज है क्या। इसलिए खाने का इंतजाम करने के बाद वो फिर एक शार्क पकड़ती है और उसे रस्सी से पेड़ पर लटका देती है। खुद पहले से खोदे गए गड्ढे में छिपकर इंतजार करने लगती है। लेकिन लगातार कई रातों से जागते रहने की वजह से उसकी आंख लग जाती है और बस कुछ मिनटों की उसी गलती में पेड़ से लटकी पूरी शार्क गायब हो जाती है, जैसे उसे किसी ने हवा में खींच लिया हो। ये देखकर डैनी समझ नहीं पाती कि आखिर वो क्रीचर इतना तेज कैसे है। उसकी सारी प्लानिंग बेकार हो चुकी थी। फिर एक दिन समुद्र से बहकर एक और इंसान का शरीर किनारे तक आ जाता है। डैनी पहले उसे देखकर दौड़ पड़ती है, क्योंकि उसे लगता है शायद कोई जिंदा बच गया हो। लेकिन पास पहुंचते ही उसकी उम्मीद टूट जाती है। शरीर आधा खाया जा चुका था। फिर भी इस बार डैनी पीछे नहीं हटी। वो उसी शरीर को पेड़ पर बांध देती है ताकि उस मॉन्स्टर को बाहर निकाला जा सके। और आखिरकार
पहली बार वो उसे साफ देख पाती है। वो क्रीचर इंसान जैसा भी लगता था और बिल्कुल इंसान जैसा नहीं भी। उसके हाथ पैर किसी इंसानी शरीर की तरह थे, लेकिन उसकी हर हरकत ऐसी थी जैसे वो सालों से अंधेरे में शिकार करता आ रहा हो। डैनी तुरंत समझ जाती है कि ताकत से वो उसे कभी नहीं हरा सकती, इसीलिए वो सीधा मुकाबला करने के बजाय बचने का रास्ता सोचने लगती है। उसे पुराने कैंप में मिली मोटी कैनवस शीट याद आती है। वो लकड़ियों और रस्सियों की मदद से कुछ तैयार करना शुरू करती है। पहले वो रस्सी को नारियल के पेड़ से बांधकर उसका वजन चेक करती है ताकि यकीन हो जाए कि वो टूटेगी नहीं। कई बार कोशिश करने के बाद जब रस्सी उसका वजन आसानी से सह लेती है, तब वो 2 सही दूरी वाले पेड़ों के बीच लंबा रोप सेटअप तैयार करती है। धीरे धीरे वो जमीन से काफी ऊपर एक अस्थायी हैमक बना लेती है। वो इतना ऊंचा था कि नीचे से कोई भी आसानी से वहां तक नहीं पहुंच सकता था। पहली बार डैनी को लगता है कि शायद अब वो रात सरवाइव कर पाएगी, लेकिन वो अभी भी उस क्रीचर को कम समझ रही थी। रात होते ही वो हैमक पर लेट जाती है और नीचे के अंधेरे को सुनती रहती है। कुछ देर बाद वही डरावनी दहाड़ें फिर करीब आने लगती हैं। डैनी खुद को और शांत रखने की कोशिश करती है, क्योंकि उसे भरोसा था कि ऊपर होने की वजह से अब वो सुरक्षित है। लेकिन अगले ही पल नीचे से पेड़ जोर जोर से हिलने लगता है। वो क्रीचर ऊपर नहीं चढ़ पा रहा था, इसलिए उसने पूरा पेड़ ही हिलाना शुरू कर दिया था। पेड़ के जोर जोर से हिलने की वजह से डैनी अपना संतुलन नहीं संभाल पाती और सीधे ऊपर से नीचे आ गिरती है। जमीन पर गिरते ही उसके पूरे शरीर में तेज दर्द फैल जाता है, लेकिन उस वक्त रुकना मतलब मौत को सामने खड़ा देखना था। वो बिना पीछे देखे पूरी ताकत से समुद्र किनारे की तरफ भागने लगती है, लेकिन वो क्रीचर इंसानों की तरह नहीं दौड़ रहा था। उसकी रफ्तार कहीं ज्यादा खतरनाक थी। कुछ ही सेकंड में वो डैनी के सामने आकर उसका रास्ता रोक देता है। डर के मारे डैनी का दिमाग सुन्न पड़ जाता है। फिर भी आखिरी कोशिश में वो हाथ में पकड़ी नुकीली लकड़ी पूरी ताकत से उसके शरीर में घोंप देती है। क्रीचर दर्द से जोर से चीखता है और एक ही झटके में डैनी को दूर फेंक देता है। डैनी रेत पर बुरी तरह गिरती है, लेकिन शायद वही हमला उसे बचा लेता है, क्योंकि क्रीचर वहीं रुक जाता है और दोबारा उसकी तरफ नहीं बढ़ता। किसी तरह वो रात डैनी जिंदा निकाल लेती है। अगली सुबह उसकी टांग बुरी तरह घायल हो चुकी थी। वो बैठकर घाव साफ कर रही होती है, तभी समुद्र में दूर कुछ तैरता हुआ दिखाई देता है। ध्यान से देखने पर पता चलता है कि वो एक लाइफ राफ्ट है। इतने दिनों बाद किसी इंसान को देखने की उम्मीद से ही डैनी लगभग रो पड़ती है और तुरंत पानी में कूदकर उसकी तरफ तैरने लगती है। राफ्ट के अंदर बैठे लोग भी आवाज सुनकर बाहर देखते हैं और तभी सामने डैनी को देखकर दोनों हैरान रह जाते हैं। वो उसका बॉयफ्रेंड और उसकी सबसे करीबी दोस्त थे, जिनसे वो हादसे के बाद बिछड़ चुकी थी। इतने दिनों बाद अपने लोगों को देखकर डैनी को लगता है कि अब शायद सब खत्म हो जाएगा और वो लोग यहाँ से निकल पाएंगे। किनारे पर लौटते ही वो दोनों को बिना वक्त गंवाए इस टापू से भागने के लिए कहती हैं, लेकिन उसकी बातें सुनकर दोनों को लगता है कि अकेलेपन और डर ने डैनी का मानसिक संतुलन बिगाड़ दिया है। वो लोग कई दिनों तक समुद्र में भटकते रहे थे और अब किसी हालत में दोबारा खुले समुद्र में नहीं जाना चाहते थे। डैनी उन्हें लगातार समझाने की कोशिश करती रहती है कि रात होने से पहले यहाँ से निकलना जरूरी है, लेकिन दोनों उसकी बात मानने को तैयार नहीं होते। आखिरकार डैनी खुद ही फैसला कर लेती है। वो चुपके से खाना, जरूरी सामान और कुछ सप्लाईज इकट्ठा करती है और राफ्ट को धकेलते हुए समुद्र की तरफ ले जाने लगती है। लेकिन खुला किनारा होने की वजह से उसे छिपने की कोई जगह नहीं मिलती और दोनों उसे देख लेते हैं। कुछ ही देर में वो दौड़ते हुए उसके पास पहुंच जाते हैं और राफ्ट रोकने लगते हैं। हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि धक्का मुक्की शुरू हो जाती है। तभी उसकी दोस्त घबराहट में लकड़ी उठाकर डैनी के सिर पर मार देती है। जोरदार चोट लगते ही डैनी बेहोश होकर पानी में गिर जाती है। जब उसकी आंख खुलती है तब तक रात हो चुकी होती है। उसके हाथ रस्सियों से कसकर बांधे जा चुके थे ताकि वो भाग ना सके। खुद को इस हालत में देखकर डैनी और ज्यादा बेचैन हो जाती है। वो लगातार अपने बॉयफ्रेंड को समझाने की कोशिश करती रहती है कि यहाँ रुकना मौत को बुलाने जैसा है। शायद उसकी दोस्त भी दोनों के बीच बढ़ते तनाव को समझ जाती है, इसलिए वो उन्हें अकेला छोड़कर थोड़ी दूर चली जाती है। लेकिन वही फैसला उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बन जाता है। कुछ देर बाद समुद्र किनारे से उसकी डर से भरी चीख सुनाई देती है। आवाज सुनते ही डैनी का बॉयफ्रेंड मशाल उठाकर उसकी तरफ भागता है और वहां पहुंचते ही पहली बार उस मॉन्स्टर को सामने देख लेता है। बिना कुछ सोचे वो सीधे मशाल और डंडे से उस क्रीचर पर हमला कर देता है, लेकिन उसका वार उस पर कोई खास असर नहीं करता। अगले ही पल क्रीचर उसे जोर से उठाकर जमीन पर पटक देता है। फिर वो वापस समुद्र की तरफ कूदता है और डैनी की दोस्त को घसीटते हुए अपने साथ अंधेरे पानी में ले जाता है। ये सब इतना तेजी से होता है कि उसका बॉयफ्रेंड कुछ समझ ही नहीं पाता। उसकी आंखों के सामने उसकी दोस्त गायब हो चुकी थी और अब उसे आखिरकार यकीन हो जाता है कि डैनी शुरू से सच बोल रही थी। उधर किसी तरह रस्सियों से खुद को छुड़ाने में
कामयाब हुई डैनी वहां पहुंचती है और तुरंत उसे लेकर जंगल की तरफ छिपने भागती है। पूरी रात दोनों डर में छिपे रहते हैं। सुबह होने के बाद ही वो पेड़ से नीचे उतरने की हिम्मत जुटा पाते हैं। उस रात के बाद अब उसके बॉयफ्रेंड के अंदर कोई शक नहीं बचा था। अब इस टापू पर रुकना मतलब मौत का इंतजार करना था। डैनी और उसका बॉयफ्रेंड बिना समय बर्बाद किए खाने और जरूरी सामान इकट्ठा करने लगते हैं, क्योंकि उनके पास बचने का सिर्फ एक ही रास्ता था, किसी तरह समुद्र के रास्ते यहाँ से निकल जाना। लेकिन सबसे बड़ा डर अभी भी वही था। अगर वो क्रीचर पानी के अंदर भी उनका पीछा कर सकता है तो क्या सच में इस टापू से बाहर निकलना इतना आसान होगा? कुछ देर बाद दोनों राफ्ट पर सवार होकर समुद्र में निकल जाते हैं। डैनी का बॉयफ्रेंड पूरी ताकत से चप्पू चलाता रहता है, क्योंकि दोनों जितनी जल्दी हो सके इस जगह से दूर जाना चाहते थे। तभी अचानक पानी के नीचे कोई काला साया तेजी से गुजरता है। वो आदमी एकदम रुक जाता है और घबराकर डैनी की तरफ देखने लगता है। उसके चेहरे से ही समझ आ रहा था कि उसने कुछ देखा है, लेकिन वो कुछ बोल पाता उससे पहले ही पानी के अंदर से एक विशाल हाथ बाहर निकलता है और लगभग उसे पकड़ ही लेता है। अब किसी शक की गुंजाइश नहीं बचती। वो क्रीचर उनका पीछा करते हुए समुद्र तक पहुंच चुका था। दोनों तुरंत राफ्ट को बंद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन छोटी सी इन्फ्लेटेबल बोट उस विशाल समुद्र में किसी खिलौने जैसी लग रही थी। अगले ही पल नीचे से जोरदार टक्कर महसूस होती है। क्रीचर राफ्ट के नीचे हमला कर रहा था। कुछ ही सेकंड में नीचे कई छेद हो जाते हैं और पानी अंदर भरने लगता है। तभी नीचे से उसका पंजा अंदर घुस आता है। दोनों बुरी तरह डर चुके थे और घबराकर उसे लात मारने लगते हैं ताकि वो अंदर ना आ सके। हालात हाथ से निकलते देखकर डैनी का बॉयफ्रेंड तुरंत फ्लेयर गन निकालता है और सीधे क्रीचर पर चला देता है। फ्लेयर लगते ही वो दर्द से पीछे हटता है और दोबारा समुद्र में गायब हो जाता है। कुछ सेकंड के लिए दोनों को लगता है कि शायद वो बच गए, लेकिन तभी अचानक पानी के अंदर से क्रीचर दोबारा हमला करता है और इस बार सीधे डैनी को पकड़कर गहराई में खींच ले जाता है। डैनी पूरी ताकत से छूटने की कोशिश करती है, लेकिन वो चीज उसे लगातार नीचे अंधेरे पानी में घसीटती चली जा रही थी। सांस खत्म होने लगी थी और उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि अगर अभी कुछ नहीं किया तो सब खत्म हो जाएगा। आखिरी कोशिश में वो अपनी जेब से चाकू निकालती है और क्रीचर पर लगातार वार कर देती है। चोट लगते ही उसकी पकड़ ढीली पड़ जाती है और डैनी किसी तरह खुद को छुड़ा लेती है। तभी सामने उसका बॉयफ्रेंड भी पानी के अंदर उसे बचाने आता दिखाई देता है, लेकिन राहत का वो पल ज्यादा देर नहीं टिकता। क्रीचर अचानक वापस लौटता है और इस बार सीधे उसे पकड़कर समुद्र के नीचे बने अंधेरे गुफानुमा छेद में घसीट ले जाता है। डैनी सिर्फ देखते रह जाती है। कुछ ही सेकंड में वो पूरी तरह गायब हो चुका था। किसी तरह डैनी तैरकर वापस किनारे तक पहुंचती है, लेकिन अब उसके दोनों सबसे करीबी लोग मर चुके थे। इतने दिनों से वो सिर्फ बचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इस बार उसके अंदर डर से ज्यादा गुस्सा भर चुका था। राफ्ट भी खत्म हो चुकी थी और अब भागने का कोई रास्ता नहीं बचा था। डैनी समझ चुकी थी कि अगर जिंदा रहना है तो अब उसे उस क्रीचर का सामना करना ही पड़ेगा। वो वापस कैंप में लौटती है, आग जलाती है और अपनी डायरी में इस टापू और उस मॉन्स्टर के बारे में सब कुछ लिखने लगती है, ताकि अगर वो ना बचे तो किसी को सच पता चल सके। इसके बाद वो हथियार बनाने की कोशिश शुरू करती है। पहले लकड़ियों को तेज करके भाले तैयार करती है, लेकिन वो इतने कमजोर थे कि थोड़ा जोर लगाते ही टूट जाते। उससे उस क्रीचर को रोकना नामुमकिन था। काफी देर सोचने के बाद डैनी ऐसा फैसला करती है जिसे करने की शायद उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। वो टापू पर बनी पुरानी कब्र खोदती है और अंदर से निकली हड्डियों को हथियार की तरह इस्तेमाल करने लगती है, क्योंकि वही चीज सबसे मजबूत थी। इसके बाद वो सूखी लकड़ियां और ज्वलनशील घास इकट्ठा करके पूरे इलाके में एक बड़ा घेरा बना देती है। साफ था कि वो अब एक ट्रैप तैयार कर रही थी। रात होते ही दूर से वही डरावनी दहाड़ें फिर सुनाई देने लगती हैं। क्रीचर धीरे धीरे आग की तरफ बढ़ रहा था, क्योंकि उसे पास रखे मांस की गंध खींच रही थी। डैनी सही मौके का इंतजार करती रहती है और जैसे ही वो क्रीचर घेरे के अंदर पहुंचता है वो चारों तरफ रखी आग को एक साथ जला देती है। कुछ ही सेकंड में आग की ऊंची लपटें उठने लगती हैं और क्रीचर पूरी तरह आग के घेरे के अंदर फंस जाता है। जैसे ही क्रीचर आग के घेरे में फंसकर इधर उधर भागने लगता है, डैनी उसी मौके का फायदा उठाती है। वो छिपने की जगह से अचानक बाहर निकलती है और सीधे उस पर गोली चला देती है। हमला इतना अचानक था कि क्रीचर कुछ पल के लिए पूरी तरह बौखला जाता है, लेकिन डैनी वहीं रुकने की गलती नहीं करती। वो तुरंत दोबारा अंधेरे में छिप जाती है और हाथ में हड्डियों से बना नुकीला हथियार कसकर पकड़ लेती है। गोली और आग दोनों की वजह से क्रीचर अब दर्द में पागल हो चुका था। उसकी दहाड़ें पूरे टापू में गूंजने लगती हैं
और अगले ही पल वो पूरी रफ्तार से डैनी की तरफ टूट पड़ता है। अब तक डैनी सिर्फ बचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इस बार वो सीधे मौत से लड़ रही थी। उसके बनाए ट्रैप्स और आग की वजह से क्रीचर की चाल धीमी पड़ने लगती है, जबकि डैनी जगह जगह छिपकर उस पर वार करती रहती है। मौका मिलते ही वो बार बार हड्डी के नुकीले हथियार उसके शरीर में घोंप देती है। क्रीचर घायल तो हो रहा था, लेकिन उसकी ताकत अभी भी डरावनी थी। एक जोरदार हमला डैनी को दूर फेंक देता है और वो जमीन पर बुरी तरह गिरती है। उसके हाथ कांप रहे थे, शरीर जवाब दे रहा था, फिर भी वो किसी तरह उठने की कोशिश करती है। लेकिन इससे पहले कि वो संभल पाती, क्रीचर उसका सिर पकड़कर उसे हवा में उठा लेता है। उसकी पकड़ इतनी खतरनाक थी कि अगले कुछ सेकंड में डैनी की खोपड़ी टूट सकती थी। उस पल डैनी की आंखों में डर नहीं बल्कि जिद दिखाई देने लगती है। आखिरी बची ताकत से वो फिर अपना हथियार उठाती है और पूरी ताकत से क्रीचर पर वार कर देती है। दर्द से क्रीचर उसे छोड़ देता है। मौका मिलते ही डैनी लड़खड़ाते हुए वहां से भागने लगती है, लेकिन अब उसके शरीर में ताकत लगभग खत्म हो चुकी थी। वो मुश्किल से खड़ी हो पा रही थी और पीछे से क्रीचर फिर उसकी तरफ बढ़ रहा था। डैनी समझ चुकी थी कि शायद अब वो बच नहीं पाएगी, लेकिन तभी अचानक क्रीचर जोर से चीखता है। उसकी आवाज इस बार गुस्से की नहीं बल्कि दर्द की लग रही थी। अगले ही पल उसका शरीर लड़खड़ाता है और वो सीधे जमीन पर गिर जाता है। शायद लगातार लगी चोटें और आग आखिरकार उस पर असर कर चुकी थी। जमीन पर पड़े उस मॉन्स्टर को देखकर डैनी पहली बार चैन की सांस लेती है, लेकिन वो कोई जोखिम नहीं लेना चाहती थी। वो धीरे धीरे उसके पास जाती है और अपने पास बची आखिरी हड्डी की नुकीली कील पूरी ताकत से उसके शरीर में घोंप देती है। इस बार क्रीचर बिल्कुल शांत पड़ा रहता है। आखिरकार वो चीज मर चुकी थी। कहानी के अंत में पूरा टापू आग की लपटों से भर जाता है। दूर दूर तक सिर्फ धुआं और जलती हुई आग दिखाई दे रही थी और शायद पहली बार डैनी को उम्मीद होती है कि अगर कहीं से कोई जहाज या विमान इस आग को देख ले तो शायद अब उसकी जिंदगी सच में बच सकती है।